हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए बेटा, आज हम लोग इस वीडियो में प्लांट हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स का एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। और ये जो इन्फॉर्मेशन होगा आज का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, खास करके जो इस बार जो नीट में अपियर हो रहे हैं उनके लिए भी, और जनरल 11th के बच्चों के लिए, चूंकि 11th का ये सिलेबस है तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें जो तीन जो ग्रोथ प्रमोटिंग है पहले उनका हम एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन नीट में आते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट हार्मोन से दो तीन क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं। ठीक, तो चलिए अब इसको हम लोग पहले तीन पीजीआर को जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है इनको हम कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो दो ग्रोथ इनहिबिटिंग है उसका भी स्टडी कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर जो तीन है, ऑक्सीन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन। अब देखो, अब हम थोड़ा सा इनके बारे में अलग अलग पहले बता देते हैं और उसके बाद हम लोग एक कंपैरेटिव आपके ब्रेन में ये चीज आ जाएगा। देखिए, तो पहले हम लोग ऑक्सीन से स्टार्ट करते हैं। जैसे ऑक्सीन है, इसको हम लोग इंडोल कंपाउंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑक्सीन इंडोल कंपाउंड है। जिबरेलिन जो है वो टर्पीन्स कंपाउंड है। केमिकली ये सब अलग अलग है। और साइटोकाइनिन जो है ये प्यूरिन डेरिवेटिव होता है, यानी बेसिक नेचर का होता है। और ये जो दोनों हैं ये एसिडिक नेचर के पीजीआर हैं। अब देखो, सबसे पहले अच्छा, जितने भी पीजीआर हम लोगों को पढ़ना होता है इसमें से जो मेन हेडिंग क्या होता है कि सबसे पहले उस पीजीआर का डिस्कवरी कैसे हुआ, डिस्कवर कौन किया, कैसे हुआ, और उसके बाद उसका जो है हम प्रिकर्सर यानी प्लांट में नेचुरली उसका रॉ मटेरियल क्या होता है, कौन सा केमिकल है उसको जानते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसका जो फंक्शंस या फिजियोलॉजिकल रोल है वो पढ़ते हैं, और लास्ट में हम उसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी में ये बात लिखा है कि जितने भी पीजीआर हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, इनका जो डिस्कवरी है वो ऑल ऑफ ए सडन हुआ है। ऑल ऑफ ए सडन का मतलब कि एक अनप्लैन्ड वे में इनका डिस्कवरी हुआ। ठीक है, सेरेंडिपिटी। चलिए, तो अब हम लोग यहां से ऑक्सीन से स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, जब ऑक्सीन के डिस्कवरी की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले इनिशियल वर्क जो है वो दो साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था। एक चार्ल्स डार्विन और दूसरा फ्रांसिस डार्विन। देखो, हमने शॉर्ट में लिखा है चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। नाम जानते ही होंगे चार्ल्स डार्विन का, और उनके सन थे फ्रांसिस डार्विन। इन्हीं का एक कंबाइंड वर्क था। और ये किस प्लांट पर वर्क किए थे? कैनरी ग्रास पर। कैनरी ग्रास पर उन्होंने क्या देखा था कि जब जो कैनरी ग्रास है, मोनोकॉट है, तो उसके कोलेप्टाइल टिप, उसके सूट टिप पर जब उन्होंने यूनिडायरेक्शनल लाइट इंपोज किया तो देखा कि टिप से जस्ट थोड़ा सा नीचे आकर के उसमें बेंडिंग होता है, और वो जो टिप पोर्शन है वो लाइट की तरफ बेंड कर जाता है। ठीक है, यानी उसका फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स जो है वो उसमें शो होता है। तो इस तरह से पहला वर्क था ये, इनिशियल वर्क। बाद में एक दूसरे साइंटिस्ट थे, एफ.डब्ल्यू. वेंट। एफ.डब्ल्यू. वेंट ने एक अलग प्लांट पर अपना वर्क किया था, ओट सीडलिंग पर। ये भी मोनोकॉट है, ओट आप जानते होंगे। ओट सीडलिंग पर ये वर्क किया था, और ओट का साइंटिफिक नेम होता है एवेना, एवेना सैटिवा। तो इस पर भी क्वेश्चन आते हैं कि एफ.डब्ल्यू. वेंट ने किस प्लांट पर वर्क किया था? एवेना पर। एवेना कर्वेचर टेस्ट बोलते हैं इसको। तो ये जो ओट सीडलिंग है, इस पर भी उन्होंने सेम टाइप का जो फेनोमेनन ऑब्जर्व किया कि यूनिडायरेक्शनल लाइट देने से उसका जो टिप पोर्शन है जस्ट उसके नीचे डिफरेंशियल ग्रोथ होता है, और वो जो उसका टिप पोर्शन है वो लाइट की तरफ बेंड हो जाता है। अब इन्होंने बाद में एफ.डब्ल्यू. वेंट ने उसी कोलेप्टाइल जो ओट सीडलिंग के एवेना के कोलेप्टाइल टिप से एक एक्टिव केमिकल को आइसोलेट किया, और उसी एक्टिव केमिकल का नाम दिया ऑक्सीन। यानी ऑक्सीन का जो डिस्कवरी का क्रेडिट है वो एफ.डब्ल्यू. वेंट को ही जाता है। याद रखना, ऑक्सीन के डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाएगा? एफ.डब्ल्यू. वेंट को। ठीक है, अच्छा, ये जो एफ.डब्ल्यू. वेंट थे, ये जो ऑक्सीन है इसका डिस्कवरी तो हो गया, लेकिन जो ऑक्सीन के नेचुरल डिस्कवरी से पहले सबसे पहले ऑक्सीन को ना ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया था। ठीक है, तो ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया था। अब इससे क्या प्रूफ होता है कि ऑक्सीन का रोल ह्यूमन के मेटाबॉलिज्म में कहीं नहीं है, नहीं तो वह एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल गया। यानी ऑक्सीन का ह्यूमन के बॉडी में कोई भी मेटाबॉलिक रोल नहीं है।
ठीक है, तो ये सब बातें एनसीईआरटी में है। अब देखिए, अब इसका प्रिकर्सर का मतलब होता है जो जो जिस केमिकल से ऑक्सीजन तैयार होता है प्लांट के अंदर, वो है ट्रिप्टोफैन इज द एमिनो एसिड। ठीक है बेटा, तो एक एमिनो एसिड से प्लांट के अंदर ऑक्सीजन तैयार होता है। ऑक्सीजन दोनों फॉर्म में होते हैं, जितने भी पीजीआर हैं वो नेचुरल भी हैं और सिंथेटिक भी हैं। तो नेचुरल ऑक्सीजन का प्रिकर्सर क्या है? ट्रिप्टोफैन। अब देखो, अब नेचुरल ऑक्सीजन में जो सबसे कॉमन है, देखियो दो नाम आपको याद रखना है, IAA इंडोल एसिटिक एसिड एंड IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, IAA इंडोल एसिटिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड। लेकिन सबसे कॉमन जो नेचुरल प्लांट ऑक्सीजन है वो है IAA। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब इसके अलावा जितने भी मतलब जो नेचुरल के अलावा जो सिंथेटिक ऑक्सीजन है, जिनको हम लोग लैब में सिंथेसाइज करते हैं, वो भी कई तरह के हैं। जैसे यहां पर कुछ का नाम है 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड और NaA। ये दो नाम आपको याद रखना है, 2,4-D और NaA, नेफ्थैलीन एसिटिक एसिड, नेफ्थैलीन एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये दो हैं, वैसे हमने तीन का नाम यहां पर मेंशन कर दिया। चलिए, अब इसके फंक्शन, ऑक्सीजन का जो है, ऑक्सीजन के फंक्शंस में क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। देखो, ऑक्सीजन के फंक्शन में सबसे पहला आप याद रखना कि यह एब्सिशन फॉर्मेशन को, खास करके एब्सिशन फॉर्मेशन को यंग पार्ट्स में ये रिटार्ड करता है, यानी रिटार्ड एब्सिशन फॉर्मेशन इन यंग पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक, देखो होता क्या है कि प्लांट में, जैसे यहां पर देखिए, सपोज करो कि ये कोई प्लांट है और ये एक ओल्ड लीफ है, ये न्यू यंग लीफ है। तो होता क्या है, जो प्लांट का जो यंग पार्ट होता है वहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, और जहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वहां पर एब्सिशन फॉर्मेशन को स्लो करेगा। अब सवाल है कि एब्सिशन होता क्या है? एब्सिशन क्या होता है, चाहे लीफ हो, फ्लावर हो या फ्रूट हो, इसके बेस पर यहां पर धीरे धीरे जैसे जैसे ये पार्ट मैच्योर होगा वहां पर एक डेड लेयर का फॉर्मेशन होता है, और ये जो डेड लेयर बनता है यहां पर इसके बेस पर, बाद में ये उसी डेड लेयर के बनने के कारण टूट के गिर जाएगा। इसी डेड लेयर को हम लोग कहते हैं एब्सिशन। तो एब्सिशन इज अ डेड लेयर फॉर्म एट द बेस ऑफ प्लांट पार्ट लाइक लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। खास करके लीफ में, फ्रूट्स में जैसे जैसे मैच्योर होगा तो एब्सिशन बनता है। एब्सिशन एक नेचुरल प्रोसेस है, एब्सिशन फॉर्मेशन। और अगर ये यंग पार्ट है तो वहां ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन वहां ज्यादा होगा, और ऑक्सीजन क्या करता है, एब्सिशन बनने को रोकेगा। लेकिन जैसे जैसे ये प्लांट ग्रो करता जाएगा तो ऊपर यंग लीफ आते जाएंगे, तो ऑक्सीजन धीरे धीरे ओल्ड पार्ट से यंग पार्ट में शिफ्ट हो जाता है। और जब यहां से मान लो पहले यहां ऑक्सीजन ज्यादा था तो इसमें एब्सिशन फॉर्मेशन को रोक करके रखा, फिर जैसे जैसे ये प्लांट ग्रो किया तो ऑक्सीजन यहां पर ज्यादा है, यहां कम हो गया। तो जैसे ही यहां पर मैच्योर्ड लीफ में या उसके आसपास ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा तो वह एब्सिशन फॉर्मेशन फास्ट हो जाएगा। यानी एब्सिशन फॉर्मेशन को जब तक ऑक्सीजन है तब तक नहीं बनने देगा या उसको रिटार्ड करेगा। जैसे ही ऑक्सीजन वहां से हटा तो एब्सिशन फॉर्मेशन इज ए नेचुरल फेनोमेन। फिर वह तो मैच्योर लीफ में या मैच्योर फ्रूट्स में एब्सिशन बनना प्रमोट होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है ये जहां पर है वहां पर एब्सिशन लेयर के फॉर्मेशन को रोकता है। समझ गए एब्सिशन? चलिए, उसके बाद आता है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है? एपिकल डोमिनेंस है, जैसे देखो यहां पर ये एपिकल बर्ड है, ठीक है, और ये जो लीफ है इसके एक्सिल में जो बर्ड आएगा उसको एक्सिलरी बर्ड कहेंगे। तो एपिकल बर्ड यानी एपिकल जो बर्ड है वो, उसमें जो ऑक्सीजन है वो एक्सिलरी बर्ड के ग्रोथ को सप्रेस करके रखता है। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एपिकल बर्ड सप्रेस द ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी बर्ड। जब तक एपिकल बर्ड रहेगा, जब तक एपिकल बर्ड वहां प्रेजेंट है तब तक एक्सिलरी बर्ड के ग्रोथ को सप्रेस करके रखता है। इसी को बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। और एपिकल डोमिनेंस ही जो होता है जिसके कारण एक्सिलरी बर्ड का ग्रोथ रिटार्डेड होता है, सप्रेस्ड रहता है। ठीक है, अब मान लो कि अगर हमको एक्सिलरी बर्ड के ग्रोथ को फास्ट करना है, ब्रांच फॉर्मेशन इसी से होगा, तो ब्रांच फॉर्मेशन को प्रमोट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एपिकल बर्ड को
कट कर देंगे, यानी एपिकल जो पार्ट होता है इसको प्रून करते हैं और इसके प्रूनिंग से जैसे ही एपिकल डोमिनेंसी खत्म होगा एक्सिलरी बड का ग्रोथ फास्ट हो जाएगा। तो ये जो एपिकल बड को रिमूव करके एक्सिलरी बड को प्रमोट करना जो है ये कहां पर अप्लाई करते हैं हम लोग, जैसे टी गार्डन है, रोज गार्डन है, या हेज का जो फॉर्मेशन करते हैं, जो हम अपने घर के चारों तरफ से हेज फॉर्म करते हैं, तो वहां पर जो एपिकल डोमिनेंसी को हम हटाते हैं बाय प्रूनिंग। देखते होगे उसको सीजर से कट करके एपिकल बड को हटाते हैं जिससे कि ब्रांच फॉर्मेशन होगा। तो टी गार्डन, रोज गार्डन, इस समय इसको अप्लाई किया जाता है एपिकल बड के डोमिनेंसी को, यानी एपिकल डोमिनेंसी को वहां रिमूव करते हैं। तो ठीक है, जब तक जो ऑक्सिन है जहां पर एपिकल डोमिनेंसी है और उसको हटाएंगे तो एक्सिलरी बड का ग्रोथ फास्ट होगा। ठीक है बेटे, चलिए अब तीसरा इसका फंक्शन है कि सेल डिवीजन को फास्ट करता है। सेल डिवीजन को देखो, सेल डिवीजन को प्रमोट करना ऑक्सिन का भी काम है और साइटोकाइनिन का भी काम, दोनों सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर देखो एक उसी के साथ एक है जाइलम डिफरेंशिएशन। एनसीईआरटी लिखता है कि सेल डिवीजन तो करता ही है लेकिन साथ साथ जाइलम डिफरेंशिएशन में भी ऑक्सिन का रोल है। अब ये जाइलम डिफरेंशिएशन में इसका रोल है, इसका मतलब क्या है? देखो, जाइलम डिफरेंशिएशन का मतलब ये हुआ, यहां पर सपोज करो कि अगर ये कोई स्टेम है, देखो यहां ये मान लो ये स्टेम है, ये उसका ये एपिकल बड है, ठीक है, और यहां पर ये सब नोड हैं, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये सब नोड है और ये एपिकल बड है, यानी सूट का ये पार्ट है। अब देखो जैसे जैसे ये जो एपिकल बड होता है वहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ये एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड करके यहां परमानेंट टिश्यू बनाएगा। तो एक्चुअली होता क्या है, जो यंग जो स्टेम है, तो जैसे जैसे ये ग्रो करेगा इसके बीच में जाइलम टिश्यू भी तो बनता जाएगा। ये क्या बनता जाएगा? जाइलम। तो लेकिन जहां पर ये बड है जस्ट उसके नीचे तो अभी जाइलम नहीं बना है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो टिप पोर्शन पर जो ऑक्सिन होता है वो जैसे जैसे सेल वहां पर मैच्योर हुआ, मैच्योर मतलब पैरेन्काइमा में कन्वर्ट हुए, तो वहां पर कुछ पैरेन्काइमा के सेल को ये एक्टिवेट कर देता है और उसके अंदर बैठा हुआ जो जीन है जाइलम जीन उसको एक्टिव कर देगा और ये जो सेल्स होते हैं पैरेन्काइमा के वो सब जाइलम सेल में जाइलम एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे ट्रैकिड्स, वेसल्स बन जाते हैं। और जब ट्रैकिड्स और वेसल्स बनने लगते हैं तो क्या चेंज आता है उसमें, उस सेल में, कि वह सेल इलोंगेट किया, वॉल में थिकनेस आ गया और धीरे धीरे वो सेल डेड हो जाता है। यानी बताओ ट्रैकिड्स और वेसल्स के जो सेल्स हैं, जाइलम के जो एलिमेंट्स हैं वो तो डेड होते हैं। तो ये जो सेल का इलोंगेट करना, वॉल में थिकनेस आना, फिर अल्टीमेटली उसका डेड हो जाना, यही जो है जाइलम डिफरेंशिएशन कहलाता है। और ये जो जाइलम डिफरेंशिएशन है इसमें ऑक्सिन का रोल है। समझ गए? तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखना है। एनसीईआरटी केवल ये दिया है कि सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा, साथ साथ जाइलम डिफरेंशिएशन भी करे। तो जाइलम डिफरेंशिएशन कैसे होता है वो हमने आपको बता दिया। चलिए अब इसके कुछ एप्लीकेशन की बात करते हैं। देखो ऑक्सिन का क्या क्या हम एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में कहां कहां यूज करते हैं इसको जानिए। देखो ये रूट फॉर्मेशन को प्रमोट करता है इन कट, स्टेम एंड लीफ। जैसे आप देखते होंगे कि हम लोग अपने घर में या स्कूल में कहीं भी जैसे रोज के स्टेम को कट करके और उसको हम सॉइल में डाल देते हैं हाफ पार्ट, तो उसे धीरे धीरे उससे बड आता है। यानी रोज से हम नया प्लांट, रोज के स्टेम से कटिंग करके हम नया प्लांट बनाएंगे। उसके बाद शुगर केन का जो प्लांटेशन होता है उसमें भी स्टेम के कटिंग से होता है। तो जहां कहीं भी स्टेम का कटिंग हो या रूट का कटिंग हो या लीफ का कटिंग हो, उसमें से जो नए नए रूट फॉर्मेशन है उसको ये फास्ट कर देता है और इसका यूज हम लोग हॉर्टिकल्चर में करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसका हम लोग प्रोपेगेशन करते हैं स्टेम कटिंग से। तो जहां जहां स्टेम कटिंग होता है वहां पर ऑक्सिन का यूज हम करते हैं। वैसे नेचुरली कुछ ना कुछ ऑक्सिन तो होता ही है उसके अंदर, और यदि हमको फास्ट रूट को प्रमोट कराना है तो उसको हम लोग कुछ घंटे के लिए ऑक्सिन के सॉल्यूशन में डाल करके छोड़ देते हैं, फिर हम लोग उसका प्लांटेशन करते हैं। यानी स्टेम या लीफ के कट पार्ट से रूट फॉर्मेशन को ये फास्ट करता है ऑक्सिन।
इसका हम लोग हॉर्टिकल्चर में यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद देखो प्रमोट फ्लावरिंग इन लीची एंड पाइनएप्पल। कुछ प्लांट्स में फ्लावर के आने को भी प्रमोट करता है, जैसे लीची में, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, फ्लावर को इंड्यूस करता है। प्रमोट पार्थेनोकार्पी इन टोमेटो। देखो, पार्थेनोकार्पी यानी फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये जो पार्थेनोकार्पी है इसको प्रमोट करता है। वैसे एनसीईआरटी केवल एक एग्जांपल टोमेटो दिया है, लेकिन पार्थेनोकार्पी तो एक से अधिक प्लांट में या फ्रूट में हो सकता है, नॉट ओनली इन टोमेटो। लेकिन टोमेटो में हम लोग इसको पार्थेनोकार्पी को डेवलप करने में ऑक्सिन का यूज करता है। उसके बाद दिया है यूज एज वीडीसाइड। यूज्ड एज वीडीसाइड, देखो वीड को कंट्रोल करने में भी हम लोग ऑक्सिन का यूज करते हैं। और वीड को कंट्रोल करने में खास करके जो हमारा कोई जो मोनोकॉट का जो कोई सीरियल क्रॉप होता है, जैसे व्हीट है, राइस है, तो इस सब को जब हम फील्ड में लगाते हैं और उसमें जब कुछ बाद में कुछ डाइकॉट प्लांट अगर ग्रो करने लगते हैं एज ए वीड, तो हम इसको वहां पर स्प्रे कर देते हैं, जिससे वो जो डाइकॉट प्लांट, जो यंग डाइकॉट प्लांट ग्रो कर रहा है वो मर जाता। ठीक है, तो देखो ये मैच्योर प्लांट को इस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जो यंग प्लांट ग्रो करता रहता है उसको ये डैमेज कर देता है। इसीलिए इसका डिफरेंशियल रोल होता है ये इसमें वीड कंट्रोलिंग में। ठीक है बेटा, और इसी से वीड कंट्रोलिंग का ही एक और है, यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन। वीड फ्री लॉन में जो हम लोग ग्रास लगाते हैं घर के आसपास में, लॉन तैयार करते हैं, उसमें अगर कोई अनवांटेड प्लांट बीच में ग्रो कर रहा है तो हम लोग इसको स्प्रे कर देने से वो जो वीड है, अनवांटेड प्लांट है, वो सब मर जाता है। तो ये सब इसके कुछ एप्लीकेशन हैं ऑक्सिन के। ठीक है बेटा, तो इसमें आपको हम एक पॉइंट वाइज सबको मेंशन कर दिए हैं। चलिए अब हम आते हैं दूसरा जो पीजीआर है, दैट इज जिबरेलिन। देखो जिबरेलिन जो है इसको हम लोग बताए थे, ये टर्पीन कंपाउंड है। इसके डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम आपको ब्रीफली बता देते हैं। ये जापान में डिस्कवर हुआ था। जापान में जो राइस प्लांट है, राइस के फील्ड में कुछ फार्मर्स ने देखा कि कुछ राइस का जो प्लांट है वो एबनॉर्मली टॉल हो गया, एबनॉर्मली टॉल हो गया, और वहां के जो फार्मर्स थे वो उस एबनॉर्मल टॉल प्लांट को एक बेकेने डिजीज नाम दिया। बेकेने एक जापानी वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फुलिश, बेवकूफ। तो ये बेवकूफ प्लांट कह के उनको एक डिजीज का नाम दिया, और वो जो प्लांट थे वो एक तो हाइट में काफी बढ़ गए थे और उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी नहीं हुआ, यानी वो एक तरह से स्टेराइल हो गए। तो बाद में वहां के फार्मर ने लोकल प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे कुरोसावा, इनको बुलाया, कंसल्ट किया, और वो आकर के जब उस फील्ड का स्टडी किए तो उस प्लांट में जो एबनॉर्मली टॉल प्लांट था उसका जब उन्होंने माइन्यूट स्टडी किया तो देखा तो उस प्लांट में एक फंगल इन्फेक्शन था। क्या था? फंगल इन्फेक्शन। और उस फंगस को बाद में उन्होंने आइसोलेट किया, उसको कल्चर किया, उसका स्टडी किया, तो वो फंगस जो था वो एक्चुअली कौन सा था? जिब्रेला फ्यूजिकुरोई। जिब्रेला फ्यूजिकुरोई। तो ये जो फंगस था, अब इस फंगस का बाद में एक साइंटिस्ट थे याबूटा, वैसे एनसीईआरटी ने इनका नाम नहीं मेंशन किया है, लेकिन याबूटा जो थे वो इस फंगस को बाद में इस फंगस के एक्सट्रैक्ट से एक केमिकल को आइसोलेट किया, और वो केमिकल जो है उसी का नाम रखा गया जिब्रेलिन। और जिब्रेलिन जो है वो एसिडिक नेचर होने के कारण उसको जिब्रेलिक एसिड भी कहते हैं। तो पहला जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन किससे आइसोलेट किया गया था? That was from a fungus, fungi, जिब्रेला फ्यूजिकुरोई। लेकिन बाद में वही केमिकल, सेम केमिकल अदर प्लांट ग्रुप से भी आइसोलेट किया गया। डिफरेंट जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट से इसको आइसोलेट किया गया, और आजकल हम लोग उस जिब्रेलिक एसिड के कई वेराइटी या कई टाइप्स को हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं। स्लाइटली मॉडिफाइड फॉर्म है, GA1, GA2, GA3 ऐसे करके, तो मोर देन 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिब्रेलिक एसिड हम लोग कंफर्म कर चुके हैं, जिनमें से GA3 जो है, GA3 ये इस पर सबसे ज्यादा इंटेंसिव वर्क किया गया। देखो यहाँ पर एनसीईआरटी भी लिखता है कि GA3 इज मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड। अगर इसी में ऑप्शन में रहता है कि मोस्ट एक्सपेंसिवली स्टडीड तो वह गलत हो जाएगा। इसीलिए इन सब लाइंस को ध्यान से रखिएगा कि GA3 इज मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड जिब्रेलिन। ठीक है, चलो, तो ये था डिस्कवरी से रिलेटेड। अब क्या है कि ये प्लांट में अगर नेचुरली प्रोड्यूस्ड होते हैं तो ये किस कंपाउंड से बनेंगे? दैट इज द प्रिकर्सर। प्रिकर्सर इसका है एसिटाइल कोएंजाइम।
एसिटाइल कोएंजाइम ए, जानते होंगे ये 2 कार्बन कंपाउंड है एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो लिंक रिएक्शन के थ्रू भी ये प्रोड्यूस होता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए से ही ये जिबरेलिन तैयार होता है। अब इसके फंक्शन में देखो, फंक्शन में इसका है ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड लीफ। पहला देखो, जिबरेलिन का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट पर वो क्या है, यानी वो क्या करता है कि स्टेम के इंटरनोड के लेंथ को बढ़ा देता है। और यदि स्टेम के इंटरनोड का लेंथ बढ़ेगा तो नेचुरली स्टेम का लेंथ बढ़ेगा। तो यदि स्टेम का जो लेंथ है उसको वो फास्ट कर देता है बाय इंटरनोडल एलोंगेशन, इंटरनोड को एलोंगेट कर देता है, जिससे प्लांट का या स्टेम का हाइट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ स्टेम को ये इंक्रीज करता है और साथ साथ लीफ के साइज को भी बढ़ाने में इसका रोल है। इसके बाद दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है सीड जर्मिनेशन। देखो, जिबरेलिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करना। याद रखना, जी फॉर जिबरेलिन, जी फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन, सीड के जर्मिनेशन को फास्ट करना इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल में आता है। ठीक है, और जो सीड के डॉर्मेंसी को ब्रेक कर देगा और उसके जर्मिनेशन को फास्ट कर देगा। और जर्मिनेशन को फास्ट करने के लिए इसके अंदर जो सीड के अंदर जो कुछ एंजाइम होते हैं, जैसे प्रोटीएज है, एमाइलेज है, इसको एक्टिवेट कर देता है, जिसके उसके अंदर जो फूड स्टोर है वो डाइजेस्ट हो जाएगा और जर्मिनेशन को फास्ट कर देगा। ठीक है, तो ये सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करना जिबरेलिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल में आता है। अच्छा, नेक्स्ट एक है इट कॉज बोल्टिंग फेनोमेना। बोल्टिंग क्या होता है? देखो, मोस्टली बच्चे को ये बोल्टिंग के बारे में काफी कंफ्यूजन होता है। देखिए, बोल्टिंग क्या होता है, जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम शुरू में काफी कंडेंस्ड होता है, एकदम सॉइल के सरफेस पर ही छोटा सा दिखता है, क्योंकि उसमें दो नोड के बीच का जो इंटरनोड है वो इतना कंडेंस्ड होता है कि स्टेम बिल्कुल सॉइल के टच में होता है, बहुत छोटा सा, और लीव्स सब बिल्कुल सॉइल के सरफेस पर ही स्प्रेड करते हैं। ऐसे प्लांट्स को जिनका स्टेम हाईली कंडेंस्ड हो एंड देयर लीव्स स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल, दैट दीज प्लांट्स आर कॉल्ड रोजेट प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स को रोजेट प्लांट कहते हैं। और ये जो रोजेट प्लांट्स हैं उनमें क्या करता है, ये जब फ्लावरिंग का टाइम होता है तो उसका जो कंडेंस्ड स्टेम है उसको उसके इंटरनोड के लेंथ को बढ़ा देता है, ताकि वो जो स्टेम है वो तेजी से इलोंगेट कर जाता है, लंबा हो जाता है। और यही जो फेनोमेनन है इसी को बोल्टिंग कहते हैं। तो बोल्टिंग को हम एक लाइन में ऐसे कह सकते हैं कि इट इज अ फेनोमेनन in which there is sudden increase in the length of internode, during flowering in rosette nature of plant is called bolting. इसी को बोल्टिंग है। ठीक है, तो बोल्टिंग जो है ये कॉमनली आपको कैबेज, बीटरूट, रेडिश इस सब में होता है। ठीक है, तो ये बोल्टिंग फेनोमेनन कॉज करता है। ये भी आपको इसका जिबरेलिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। सीड जर्मिनेशन एक इंपॉर्टेंट है। और देखो, बोल्टिंग और ग्रोथ ऑफ स्टेम ये दोनों लिंक्ड हैं। वही इंटरनोडल एलोंगेशन को प्रमोट करेगा और इसी से स्टेम के लेंथ में काफी ग्रोथ होता है। चलिए, अब इसके कुछ एप्लीकेशन की बात करते हैं। देखो, एप्लीकेशन में इंक्रीज फ्रूट साइज, जिबरेलिन का जो हम अप्लाई करते हैं एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, खास करके एप्पल और ग्रेप्स के साइज को बढ़ाने के लिए। देखो, एप्पल और ग्रेप के साइज को बढ़ाने का फंडा थोड़ा अलग अलग है। एप्पल जो होता है उसका वो किसका पार्ट है? थैलेमस है। एप्पल तो क्या है, थैलेमस ही उसका मेन है। तो थैलेमस क्या है? एक कंडेंस्ड स्टेम होता है जिसके चारों ओर से फ्लोरल लीव्स या कैलिक्स, कॉरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम लगे होते हैं। तो यदि हम एप्पल पर अगर इसको हम स्प्रेड करते हैं जिबरेलिन को, तो नेचुरली वो जो थैलेमस है वो धीरे धीरे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और लंबा होगा तो एप्पल का साइज बढ़ जाएगा। तो मार्केट में जो कुछ एप्पल आते हैं जो थोड़ा सा एलोंगेटेड होते हैं, थोड़ा से लंबे साइज के होते हैं, तो वो एक्चुअली उसी जिबरेलिन के कारण ही होता है। और ग्रेप का साइज बढ़ाने का फंडा थोड़ा अलग है। ग्रेप साइज बढ़ाने का फंडा क्या है कि जो ग्रेप्स होते हैं तो जो उसका जो बंच होता है, तो उसका जो बंच है यानी कि उसका जो पेडंकल है, फ्लोरल एक्सिस होता है, उसके लेंथ को बढ़ा देता है। यानी जो बंच का जो लेंथ है उसको बढ़ा देगा, और जब बंच का लेंथ बढ़ेगा तो नेचुरली स्पेस मिल जाएगा उस ग्रेप्स को ग्रो करने का, तो इसीलिए उसका साइज बढ़ जाता है।
ठीक है बेटे। तो ये इंक्रीज फ्रूट साइज हो गया, डिलेड राइपनिंग इन फ्रूट्स एंड एक्सटेंड मार्केटिंग पीरियड। देखो जिब्रेलिन का एक इंपॉर्टेंट है रोल कि वह फ्रूट राइपनिंग को स्लो कर देता है, यानी कि फल के पकने के रेट को कम कर देता है, स्लो कर देता है। और यदि प्लांट पे फ्रूट्स लगे हुए हैं और वो मैच्योर हो चुके हैं, लेकिन वो अगर हम उसको पकने से थोड़ा सा रोक दें, डिले कर दें, तो इसका मतलब प्लांट पर वो लंबे टाइम तक फ्रूट्स लगे रह सकते हैं और मार्केट में हम उसको कुछ लेट से भी भेज सकते हैं। और इस तरह से जैसे मैंगो का है या और भी है, उसका हम लोग क्या करते हैं, प्लांट में लंबे टाइम तक रिटेन करा करके रखते हैं इस हार्मोन का यूज करके, पीजीआर का यूज करके। और जब मार्केट में मान लो ये मैंगो है, उसका सीजन ऑफ हो गया, तो हम लोग बाद में मैंगो को मार्केट भेजते हैं और इससे काफी बेनिफिट होता है फार्मर्स को। ठीक है, तो मार्केटिंग पीरियड को हम एक्सटेंड कर लेते हैं। उसके बाद है प्रमोट माल्ट फॉर्मेशन, यानी माल्ट फॉर्मेशन को भी ये प्रमोट करता है। माल्ट क्या है? अर्ली जर्मिनेटिंग स्टेज ऑफ सीरियल्स, यानी जो माल्ट है उसी से हम अल्कोहल बनाते हैं। जैसे ब्रीवरी इंडस्ट्री में जैसे बार्ली माल्ट होता है, ओट माल्ट होता है, इससे हम लोग तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स के जो अल्कोहल तैयार होते हैं। तो जैसे बियर है, ये बार्ले माल्ट से बनता है। तो ब्रेवरी इंडस्ट्री में, अल्कोहल इंडस्ट्री में हम लोग इसका यूज करते हैं कि जिब्रेलिन का, ताकि ये माल्ट फॉर्मेशन बहुत तेजी से करा देता है। ठीक है, इंक्रीज यील्ड ऑफ शुगर केन। देखो शुगर केन के यील्ड को बढ़ाने में, यानी शुगर केन हमने बताया कि जिब्रेलिन का मेन रोल क्या है, इंटरनोडल इलोंगेशन, यानी स्टेम के लेंथ को बढ़ा देगा। तो ये जो शुगर केन है, ये अगर हम इस पर बीच बीच में जिब्रेलिन स्प्रे करते रहेंगे तो शुगर केन का जो स्टेम है उसके लेंथ को काफी बढ़ा देगा, यानी शुगर केन का हाइट काफी बढ़ जाएगा और उसके स्टेम जितना बड़ा होगा उतना ही शुगर कंटेंट उसमें ज्यादा होगा और इससे शुगर केन का जो यील्ड है वो बढ़ जाता है। 20 टन्स पर एकड़ तक हम यील्ड इससे ले सकते हैं जिब्रेलिन के यूज करने, अप्लाई करने से। 20 टन्स पर एकड़, ये याद रखिएगा, एनसीईआरटी का ये फैक्ट्स है। प्रमोट क्विकर मैच्योरिटी इन कॉनिफर्स, इसका मतलब देखो क्या होता है, कॉनिफर्स मतलब जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स। तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई जुवेनाइल प्लांट है, मतलब अभी इमैच्योर्ड है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो अगर वो नेचुरली ग्रो करेगा तो उसको पूरे मैच्योर होने में काफी ईयर्स लग जाते हैं, काफी लंबा टाइम लगता है। तो हम लोग आजकल क्या करते हैं कि जो जुवेनाइल प्लांट है, अभी वेरी यंग प्लांट है, उस पर हम थोड़ा थोड़ा जिब्रेलिन स्प्रे करते रहते हैं। तो क्या होता है कि वह तेजी से ग्रो करता है और उसका जो मैच्योरिटी है वो जो नॉर्मल टाइम है उससे कम टाइम में भी वो प्लांट ग्रो करके मैच्योर हो जाता है। ठीक है, तो यानी समय से पहले ही हम उस प्लांट को मैच्योर करा लेते हैं और जब प्लांट मैच्योर हो गया तो उसमें सीड फॉर्मेशन, जो कि जिम्नोस्पर्म है, तो सीड बनना स्टार्ट हो जाएगा और जिस प्लांट के सीड का हम कमर्शियल यूज करते हैं उसमें हम इसको अप्लाई करते हैं ताकि उसका जो सीड सेटिंग है वो टाइम से पहले होने लगता है और उसका हम कमर्शियल यूटिलाइज करते हैं। समझ में आ गया? तो ये सब जिब्रेलिन से रिलेटेड थे। ओके, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं साइटोकाइनिन के लिए। देखो साइटोकाइनिन जो है ये एक प्यूरिन डेरिवेटिव केमिकल है, ठीक है, और ये साइटोकाइनिन जो है इसकी डिस्कवरी की जहां तक बात है, देखो अब इससे रिलेटेड हम थोड़ा सा यहां पर बता देते हैं। दो साइंटिस्ट यहां पर रिलेटेड हैं। सबसे पहला है स्कूग का। देखो स्कूग जो है, स्कूग ने क्या किया था, एक मीडियम तैयार किया। उस मीडियम में जो अदर न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ उन्होंने ऑक्सीजन को भी रखा। किसको डाल दिया? ऑक्सीजन को। देखो इस मीडियम में न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ ऑक्सीजन भी है। अब इस मीडियम में उन्होंने टोबैको पीथ सेल को डाला। किसको डाला? टोबैको पीथ सेल। पीथ जानते हैं, मेडुला, पीथ या पीथ और पीथ रेज पढ़े होंगे, ये पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं। तो ये पीथ सेल को डाला। तो जैसे ही हम पीथ सेल को डालेंगे, इसके अंदर ऑक्सीजन ऑलरेडी है इसमें, तो इसका जो ग्रोथ है ना, यानी धीरे धीरे सेल में डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। बताए हैं कि ऑक्सीजन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, तो ये धीरे 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 सेल डिवाइड करना शुरू कर देगा। यानी सेल के डिवीजन से क्या बनता है? एक मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, दैट इज कैलस। अब देखो, अब उन्होंने क्या किया कि इसी मीडियम में कुछ और केमिकल को बाहर से डाला। क्या डाला? ईस्ट एक्सट्रैक्ट या कोकोनट मिल्क या डीएनए एक्सट्रैक्ट। जब इन सब केमिकल को एडिशनली डाल दिया तो देखा कि ये जो कैलस है ना, ये कैलस जो पहले स्लो बन रहा था वो काफी तेजी से बनने लगा, फास्ट हो गया।
तो कैलस फॉर्मेशन फास्ट हो गया कब? जब इस मीडियम में एडिशनली ईस्ट एक्सट्रैक्ट या कोकोनट मिल्क या डीएनए एक्सट्रैक्ट इन सबको डाला गया। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया? ये कंक्लूड किया कि इन ईस्ट एक्सट्रैक्ट में या कोकोनट मिल्क में कुछ ऐसे केमिकल हैं जो सेल डिवीजन को फास्ट कर देता। समझ में आ गया? क्योंकि कैलस फॉर्मेशन फास्ट हो गया मतलब सेल डिवीजन फास्ट हो गया। तो सेल फॉर्मेशन को फास्ट करने का मतलब है कि उसमें सेल डिवीजन को प्रमोट करने की एबिलिटी है। अब देखिए, अब इस तरह से ये पहला वर्क है स्कूप का। बाद में सिमिलर टाइप का एक्सपेरिमेंट मिलर ने भी किया था। कौन किए थे? मिलर। देखो मिलर ने क्या किया, इन्होंने भी इसी तरह का मीडियम बना के और उसमें कुछ सेल को अपना कल्चर किया, लेकिन उसमें एडिशनल जो केमिकल डाला वो डाला उन्होंने जो डीएनए एक्सट्रैक्ट ऑफ हेरिंग स्पर्म सेल्स। देखो डीएनए एक्सट्रैक्ट ऑफ हेरिंग स्पर्म सेल्स। ये हेरिंग क्या होता है? एक फिश है। हेरिंग एक टाइप का फिश है। उसके डीएनए, उसके स्पर्म सेल के डीएनए एक्सट्रैक्ट को जब उस मीडियम में डाला तो देखा कि यहां भी वही चीज हो रहा है, कैलस फॉर्मेशन फास्ट हो रहा है। तो उन्होंने जब इस हेरिंग स्पर्म सेल के डीएनए को जब उसमें डाला, बाद में उसी डीएनए एक्सट्रैक्ट से, हेरिंग स्पर्म सेल के डीएनए एक्सट्रैक्ट से एक केमिकल को आइसोलेट किया। ठीक है, और वो जो केमिकल है, जो उसका नाम उन्होंने क्या रखा? काइनेटीन। काइनेटीन नाम दिया बेटा। काइनेटीन क्या होता है? काइनेटीन मतलब जो काइनेसिस को प्रमोट करे। काइनेसिस पढ़े होंगे ना, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। तो काइनेसिस को प्रमोट कर रहा है, इसीलिए उसका नाम रख दिया काइनेटीन। अब ये जो काइनेटीन है, ये काइनेटीन नाम रखा था मिलर ने। लेकिन क्या ये काइनेटीन क्या प्लांट का नेचुरल और ये नेचुरल पीजीआर है? नहीं। नेचुरल साइटोकाइनिन है? नहीं, क्योंकि ये तो एनिमल के सेल के डीएनए से निकाला गया, इसीलिए इसको प्लांट नेचुरल पीजीआर में कंसीडर नहीं करते हैं। देखिए अब इसके बाद है कि प्लांट से जो पहला साइटोकाइनिन जो आइसोलेट किया गया, फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट इज जियाटिन। देखो ये याद रखना, जियाटिन। ये जो जियाटिन है, जियाटिन कहां से आइसोलेट किया गया था? ये एक यंग जो ग्रेन्स होते हैं, जियामेज। देखो एक्चुअली मेज का साइंटिफिक नेम है जियामेज। जियामेज मक्के का साइंटिफिक नेम है जियामेज। तो ये जिया के जो सीड है, ग्रेन है, उससे वो एक्सट्रैक्ट निकाला गया। ठीक है, मक्के का दूध जो यंग जो इमैच्योर ग्रेन्स होते हैं, उसको आप ऐसे प्रेस करोगे तो मिल्क की तरह निकलता है, वही कहलाता है कॉर्न मिल्क कहते हैं उसको। तो ये कॉर्न मिल्क से निकाला गया है जियाटिन, तो इसीलिए इसको, क्योंकि जिया से आइसोलेट हुआ है, तो जियाटिन नाम दिया गया। तो ये फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन हम इसी को मानते हैं, जियाटिन को, नॉट काइनेटिन। ठीक है, तो चलिए ये हो गया काइनेटीन। जो नाम किसने दिया काइनेटीन, बाद में फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन कौन सा है, ये सब आपको यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद है कि ये जो साइटोकाइनिन है, इसका प्रिकर्सर कौन है? इसका प्रिकर्सर है कौन? टीआरए। ठीक है, चलिए अब इसके फंक्शन की बात करते हैं। तो ये जो फंक्शन है इसका साइटोकाइनिन का, सबसे पहला फंक्शन है इसका कि ये प्रमोट करता है, प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीव्स एंड क्लोरोप्लास्ट, यानी नए नए लीफ के फॉर्मेशन में इनका रोल होता है। साथ साथ उस लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट के भी फॉर्मेशन में इसका रोल होता है। ठीक है, और एक है इसका प्रमोट एपिकल, काउंटरएक्ट एपिकल डोमिनेंस। काउंटरएक्ट मतलब अपोजिट। देखो अपोजिट रोल है इसका, काउंटरएक्ट एपिकल डोमिनेंस, यानी ऑक्सिन का जो रोल था एपिकल डोमिनेंस, इसका ये उल्टा करता है। यानी अगर एपिकल बड है तो भी अगर ये क्या करता है साइटोकाइनिन, इवन इन प्रेजेंस ऑफ एपिकल बड इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी बड्स। इसलिए काउंटरएक्ट मतलब अपोज करता है एपिकल डोमिनेंसी का, यानी साइटोकाइनिन का रोल है कि यह लैटरल ब्रांचेस को प्रमोट करता है, एक्सिलरी बड के ग्रोथ को फास्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंटरएक्ट एपिकल डोमिनेंस यानी अपोज करता है। प्रमोट एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन। अच्छा देखो एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन का मतलब
देखो, जैसे एडवेंटिशियस रूट होता है उसी तरह से एडवेंटिशियस सूट होता है। यदि कोई सूट या ब्रांच या फिर अगर जो बर्ड है जो कहाँ पर ग्रो कर रहा है, या तो रूट पर या लीफ पर, यदि मान लो रूट पर या लीफ पर अगर कोई बर्ड ग्रो करके सूट फॉर्मेशन कर रहा है तो उसको हम लोग एडवेंटिशियस सूट कहते हैं। तो एडवेंटिशियस सूट, देखो, प्रमोट एडवेंटिशियस सूट फॉर्मेशन फ्रॉम रूट्स एंड लीव्स। रूट या लीफ पर जो बर्ड्स ग्रो करके सूट फॉर्म करता है वही एडवेंटिशियस सूट है, उसको भी ये प्रमोट करता है। ठीक है। डिले सेनिसेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। डिले सेनिसेंस इसका मतलब एजिंग। देखो, सेनिसेंस क्या होता है? एजिंग। एक्चुअली ये एजिंग को ये डिले कर देता है, इसीलिए हम लोग साइटोकाइनिन को एंटी एजिंग पीजीआर भी कहते हैं। याद रखना, एंटी एजिंग पीजीआर। ठीक है। तो एंटी एजिंग पीजीआर है। और इसका कारण क्या है, ये कैसे एजिंग को रिटार्ड करता है? तो इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को ये प्रमोट करता है, एंड मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जहां पर ग्रोइंग पार्ट होते हैं वहां पर न्यूट्रिएंट्स को मोबिलाइज करने में हेल्प करता है। तो इससे क्या होता है, जो यंग पार्ट है, चाहे जो लीव्स हैं या जो और भी पार्ट्स हैं यंग, वो सब अपना एक जो नॉर्मल हेल्दी या ग्रीननेस मेंटेन करके रखते हैं। तो ये एजिंग को रिटार्ड करता है। ठीक है। और प्रमोट सेल डिवीजन बताए थे कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन दोनों में ये फीचर है कि सेल डिवीजन को फास्ट कर देता है। ठीक है। तो देखिए अब, अच्छा, साइटोकाइनिन से रिलेटेड एक पॉइंट बता दें कि साइटोकाइनिन कहां पर होगा? जहां पर सेल डिवीजन हो रहा है। और सेल डिवीजन कहां होता है? जहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के हर पार्ट में तो होगा नहीं। चाहे मान लो जो एपिकल मेरिस्टेम है तो सूट एपिकल, रूट एपिकल मेरिस्टेम पर होगा। ठीक है। या फिर मान लो जहां बर्ड्स है, या जो जहां पर बर्ड का ग्रोथ हो रहा है, या जहां पर मान लो यंग फ्रूट है उसमें तेजी से सेल डिवाइड हो रहा है, वहां पर होंगे। तो जहां पर ग्रोइंग पार्ट होता है वहां पर ये साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन हाई होता है। समझ गए बेटा? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसके एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। देखो, एप्लीकेशन जो है ना, इसका साइटोकाइनिन का एप्लीकेशन है सबसे पहला टिश्यू कल्चर में। टिश्यू कल्चर में हम इसका यूज करते हैं किसके साथ? ऑक्सिन के साथ। याद रखना, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन, इस दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, दोनों की जो दोस्ती है, ये काफी हेल्पफुल होता है हमारे लैब में टिश्यू कल्चर में। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, देखो, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, मैंने यहां पर इसके एप्लीकेशन में क्वेश्चन भी आते हैं कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन यदि दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तो सेल डिवीजन बहुत फास्ट हो जाता है, कैलस फॉर्मेशन। लेकिन अगर वहीं पर हम ऑक्सिन के कंसंट्रेशन को साइटोकाइनिन से ज्यादा कर दें तो रूट फॉर्मेशन फास्ट हो जाए। अगर साइटोकाइनिन को हम ऑक्सिन से ज्यादा करें तो सूट फॉर्मेशन फास्ट हो जाए। ये सब यहाँ पर टिश्यू कल्चर में दोनों का ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का कंबाइंड रोल होता है। ये चलिए, इसके बाद है इंक्रीज सेल्फ लाइफ ऑफ कट सूट वेजिटेबल्स। सेल्फ लाइफ क्या होता है? प्लांट से जब हम किसी पार्ट को अलग कर लिए, ठीक है, जैसे मान लो हम प्लांट से फ्लावर को प्लग करके अलग कर लिए, लीफ को अलग कर लिए, और या फ्रूट्स को हम अलग कर लिए, और अब यानी प्लांट से वो डिटैच हो चुका, अब जो उसका फर्दर लाइफ होगा वो उसका सेल्फ लाइफ है। तो अगर मान लो फ्लावर, फ्रूट्स या जो भी है, लीव्स है, जब हम उसको अलग कर लिए प्लांट से, अब उसको हम लंबे टाइम तक कैसे रिटेन, उसको एक हेल्दी या फिर फ्रेशनेस उसको उसका जो मेंटेन करेंगे, ये उसका सेल्फ लाइफ होता है। और तो सेल्फ लाइफ को ये क्या करता है? प्रमोट करता है। यानी जो प्लांट से जो डिटैच्ड पार्ट है उसको वो, अगर हम उस पर साइटोकाइनिन अगर हम स्प्रे करें तो उससे उसका काफी लंबे टाइम तक फ्रेशनेस, ग्रीननेस मेंटेन रहता है। और मॉल वगैरह में इसका हम अप्लाई करते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स पर इसको स्प्रे करते रहते हैं, जिससे उसका ग्रीननेस, फ्रेशनेस एकदम मेंटेन रहता है। ठीक है। तो ये थे आपको इसके एप्लीकेशन साइटोकाइनिन। तो हम लोगों ने 3 पीजीआर का यहाँ डिस्कशन कर लिए, और अब जो 2 पीजीआर है इसको भी हम लोग अब पढ़ लेते हैं। ठीक है बेटा? चलिए देखो बेटा, अब हम लोग जो 2 पीजीआर है, जो ग्रोथ इनहिबिटिंग पीजीआर है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक इथाइलिन है और दूसरा है एब्सिसिक एसिड। ठीक है बेटे? देखो अब यहाँ पर, और ये जो दोनों पीजीआर है ना, इसको हम लोग
ग्रोथ इनहिबिटिंग पीजीआर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज बता दें कि ये जो इथाइलिन है, इथाइलिन, इसमें दोनों के फीचर होते हैं, दोनों के फीचर होते हैं। मतलब कुछ ग्रोथ प्रमोटिंग भी है और कुछ ग्रोथ इनहिबिटिंग भी। इसीलिए क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा पीजीआर है जिसमें दोनों का क्वालिटी है, ग्रोथ प्रमोटिंग और ग्रोथ इनहिबिटिंग, तो वो है इथाइलिन। और इथाइलिन एक ऐसा पीजीआर है जो गैसियस फॉर्म में मिलता है, ठीक है। और एक बात और यहाँ पर बता दें कि इथाइलिन जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड पीजीआर है इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा यूज अगर जिस पीजीआर का होता है वो है इथाइलिन। क्यों सबसे ज्यादा? क्योंकि इसमें दोनों के क्वालिटी हैं, कुछ ग्रोथ प्रमोटिंग फीचर भी है और कुछ ग्रोथ इनहिबिटिंग भी है। इसीलिए इसका काफी वाइड यूज है एग्रीकल्चर में या हॉर्टिकल्चर में। चलिए अब हम लोग इथाइलिन की बात करते हैं। इथाइलिन जो है ये गैसियस पीजीआर है, पहले बता दिए। अब इसकी डिस्कवरी की जहां तक बात है, देखो डिस्कवरी इसका कैसे हुआ था। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम कॉजिन्स, ये याद रखना, ये कॉजिन्स साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले क्या देखा कि कुछ पके हुए राइपेंड ऑरेंज के पास जब इन्होंने जो अनराइप बनाना को रखा, अनराइप बनाना को रख दिया, तो देखा कि जो राइपनिंग प्रोसेस है बनाना में वो फास्ट हो गया, ठीक है। और ये सारे पहले ही बता दिए थे कि जितने भी पीजीआर हैं सबका डिस्कवरी एक तरह से रैंडम है, अनप्लान्ड वे में। तो ये देखो, ये जो अनराइप बनाना में जो राइपनिंग प्रोसेस को फास्ट कर दिया, ये बाद में कॉजिन्स ने देखा कि जो राइपेंड ऑरेंज है, पके हुए जो ऑरेंज है, उसमें से एक वॉलेटाइल सब्सटेंस जो गैसियस फॉर्म में निकलता है और ये अनराइप बनाना के अंदर जाकर उसको राइपनिंग को फास्ट कर देता है, ठीक है। यहां पर हमने लिख दिया कि ये राइपेंड ऑरेंज है और इस राइपेंड ऑरेंज, देखो ये पके हुए संतरे के पास किसको रख दिया? अनराइप बनाना को। ये अनराइप बनाना को रख दिया तो यहां से एक वोलेटाइल सब्सटेंस निकला जिसका नाम, उसी का नाम क्या रखा गया? इथाइलिन, जो गैस के फॉर्म में था। और ये इस बनाना के अंदर जाकर और प्रमोट राइपनिंग ऑफ अनराइप बनाना, इस तरह से इसका डिस्कवरी है। वेरी सिंपल। चलिए, और ये जो है ये कॉमनली ये जो इथाइलिन है ये कहाँ पर, ये मोस्टली कहाँ पर, ये प्लांट के किस पार्ट में इनका फॉर्मेशन सबसे ज्यादा होता है? तो देखो, कॉमनली रिलीज फ्रॉम सेनिसेंस पार्ट्स। ये जो ओल्ड होते हैं, जो धीरे धीरे पार्ट्स प्लांट में ओल्ड हो रहे हैं, वहां से इसका फॉर्मेशन अधिक होता है। और साथ साथ राइपनिंग फ्रूट्स, पके हुए फल से भी ये इथाइलिन रिलीज होता रहता है, ठीक है। चलिए, अब ये भी वैसे प्लांट में नेचुरली भी बनता है और हम लोग इसको लैब में सिंथेसाइज भी करते हैं। अब अगर नेचुरल है तो इसका प्लांट में कोई ना कोई प्रिकर्सर होगा जो इसका जो मदर कंपाउंड होगा, दैट इज मेथियोनिन। ये एक तरह का एमिनो एसिड है बेटा। क्या है ये? एमिनो एसिड। ये मेथियोनिन जो एमिनो एसिड है, उसी से ये इथाइलिन तैयार होता है। चलिए, अब इसके फंक्शंस में देखो, इसके फंक्शंस काफी अधिक दिए गए हैं क्योंकि इसका डबल रोल है, प्रमोटिंग, ग्रोथ प्रमोटिंग और ग्रोथ इनहिबिटिंग। अब यहाँ पर इसका जो है, जैसे देखिए, एक एनसीईआरटी में ये 3 पॉइंट दिया है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को प्रमोट करना, स्वेलिंग ऑफ एक्सेस और एपिकल हुक फॉर्मेशन। इसको हम लोग ट्रिपल रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। एनसीईआरटी ट्रिपल रिस्पॉन्स करके तो नहीं दिया है, लेकिन ये तीनों पॉइंट उसमें मेंशन है। तो देखो, एक्चुअली होता क्या है, जो डाइकॉट सीडलिंग होता है उनमें ये तीनों फीचर्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, यानी जो सीडलिंग होता है, जैसे मान लो कि ये अगर सीडलिंग है, ये अगर ग्रो कर रहा है तो शुरू में क्या होता है कि इसका हॉरिजॉन्टल, देखो ये धीरे 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 ये इस तरह का ये बन जाता, ऐसे देखिए। तो इसका जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ है वो रुक जाता है। इसका देखो, ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ क्या हो गया? ज्यादा हो गया। और इसी को यहां पर कहा है कि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। सीडलिंग का हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगा, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ स्लो हो जाता है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ बढ़ जाता है। और इसका क्या रिजल्ट होगा? स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस।
देख रहे हो, ये जो एक्सिस है ये स्वेल कर जाता है। और तीसरा है कि यहां पर इसका जो एपिकल हुक फॉर्मेशन ऐसे कर्व हो जाता है, तो एपिकल हुक फॉर्मेशन। तो इसको याद रखिएगा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को ये तीनों पॉइंट काफी परेशान करता है कि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग क्या है, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस क्या है, एपिकल हुक फॉर्मेशन क्या है। ये सब डाइकॉट सीडलिंग में इस तरह के ट्रिपल रिस्पॉन्स देखे जाते हैं, तो हम लोग इसको ट्रिपल रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब अगला इसका है फंक्शन कि प्रमोट फ्रूट राइपनिंग। पहले ही बता दिए थे कि यह फ्रूट राइपनिंग से इसका डिस्कवरी ही हुआ है, तो ये फ्रूट राइपनिंग को फास्ट करता है। अब देखो, अब जब फ्रूट के अंदर जब इथाइलिन इन करता है तो वहां पर उसके पकने को, राइपनिंग को फास्ट क्यों, कैसे कर देता है? तो वहां पर क्या होता है कि उस फ्रूट के अंदर ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन को ये सडनली फास्ट कर देता है। और जब सडन रेट ऑफ रेस्पिरेशन अगर फास्ट हो जाए तो इसको हम लोग क्लिमैक्टेरिक राइज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्लिमैक्टेरिक राइज या रेस्पिरेशन क्लिमैक्टिक कहते हैं। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में दिया है कि रेस्पिरेशन क्लिमैक्टिक यानी क्लिमैक्टेरिक राइज के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग रेस्पिरेशन क्लिमैक्टिक कहते हैं या क्लिमैक्टेरिक राइज, क्लिमैक्टेरिक राइज या क्लिमैक्टेरिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो इस तरह से ये आपको राइपनिंग, और खास करके जिस फल में ये सबसे ज्यादा होता है उसको क्लिमैक्टेरिक फ्रूट्स कहते हैं। आप जानते हैं जैसे बनाना है, जैसे एप्पल है, मैंगो है, पाइनएप्पल है, इन सब में ये क्लिमैक्टेरिक फ्रूट्स जो हैं यहाँ पर इसका इफेक्ट ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए अब बाकी चीजें जो हैं, जैसे देखो प्रमोट सेनिसेंस, सेनिसेंस यानी एजिंग को प्रमोट करता है। प्रमोट एब्सिशन लेयर, एब्सिशन लेयर के फॉर्मेशन को भी प्रमोट करता है। और ये जो एब्सिशन लेयर के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, जिससे क्या होता है, फ्रूट हो या और जो भी पार्ट है, लीफ है, उसके लाइफ को घटा देता है, यानी जल्दी टूट के गिर जाएगा। तो ये प्रमोट एब्सिशन, इसका एप्लीकेशन हम लोग थीनिंग में करते हैं। थीनिंग ऑफ कॉटन, चेरी या और जो फ्रूट्स हैं उसके थीनिंग में करते हैं, आगे हम बताते हैं। तो एब्सिशन लेयर के फॉर्मेशन को फास्ट कर देगा। ब्रेक सीड एंड बड डॉर्मेंसी, देखो यहां पर क्या है, ये जिब्रेलिन की तरह काम करता है। जैसे बताए थे, जिब्रेलिन में क्या होता है कि सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करके जर्मिनेशन को प्रमोट करता था। तो यहां भी ये उसी तरह का रोल प्ले करता है कि सीड के डॉर्मेंसी को ब्रेक करके और जर्मिनेशन को क्या करेगा, फास्ट कर देता है। देख रहे हो, यानी ये ब्रेक सीड डॉर्मेंसी, सीड एंड बड डॉर्मेंसी एंड प्रमोट जर्मिनेशन। ठीक है बेटा, उसके बाद है एलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड पेटियोल इन सबमर्ज्ड राइस प्लांट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबमर्ज्ड, जो पानी में डूबा हुआ जो राइस प्लांट है, कभी कभी बहुत अधिक तेज बारिश के कारण जो खेत में पानी भर जाता है, जिससे राइस का जो प्लांट है वो सबमर्ज्ड हो जाता है। ऐसे कंडीशन में चूंकि प्लांट के लिए अनफेवरेबल कंडीशन हो गया, तो वहां पर क्या होता है कि सडनली इस इथाइलिन के कारण वो जो उसका इंटरनोड है उसमें तेजी से ग्रोथ होता है, इंटरनोडल एलोंगेशन होता है। उसके बाद पेटियोल जो होता है उसका भी लेंथ बढ़ जाता है, और प्लांट जो है जो सबमर्ज हो चुका है वो धीरे 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 ऊपर आ जाता है। और जब ऊपर आ गया, लाइट के कांटेक्ट में आ गया, तो फिर वो सरवाइव कर जाएगा। अदरवाइज यदि ऐसा नहीं होगा तो वो प्लांट का डेथ हो जाएगा, क्योंकि पानी के अंदर डूब चुका। ठीक है, तो ये हो गया ये लेकिन राइस प्लांट के लिए ही इंटरनोडल इलोंगेशन को प्रमोट करता है। देखो वैसे इंटरनोडल इलोंगेशन जनरली जिब्रेलिन का रोल है, ठीक है, लेकिन अगर सबमर्ज्ड राइस प्लांट है तो वहां पर ये इसको हेल्प करेगा। इसके बाद प्रमोट रूट हेयर फॉर्मेशन, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक्चुअली रूट हेयर के फॉर्मेशन में वहां पर ऑक्सीजन में क्या पढ़े थे हम लोग कि रूट इनिशिएशन कराता है, रूट के फॉर्मेशन को फास्ट करता है, लेकिन यहां पर रूट हेयर के फॉर्मेशन को फास्ट करता है। रूट हेयर याद रखना, रूट हेयर या लैटरल ब्रांच को, रूट के लैटरल ब्रांच को निकालने में हेल्प करता है। और यदि रूट हेयर या लैटरल ब्रांचेज होंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एरिया वाटर एब्जॉर्प्टिव एरिया बढ़ जाएगा,
रूट का, तो रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए उसका सरफेस एरिया को बढ़ाने में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रमोट फ्लावरिंग इन मैंगो एंड पाइनएप्पल, देख रहे हो, देखो यहाँ पर फ्लावरिंग जो है मैंगो में भी कराता है और पाइनएप्पल में भी कराता है, लेकिन पाइनएप्पल के साथ एक लाइन लिखा है एनसीईआरटी, यहाँ पर क्या करता है कि पाइनएप्पल में कि फ्रूट राइपनिंग को या फ्रूट मैचुरेशन को सिंक्रोनाइज करता है। सिंक्रोनाइज करने का मतलब है कि चूंकि फार्मर्स में मैंने इसको पाइनएप्पल जहां पर खेती होती है वहां पर क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में इसका राइपनिंग जो होता है ना पाइनएप्पल के फ्रूट का, वो काफी वेरी करता है, यानी कि कुछ आज पक गया, कुछ 10 दिन के बाद पकेगा, कुछ 15 दिन 20 दिन के बाद पकेगा, तो फार्मर को ज्यादा टाइम तक फील्ड को खाली नहीं कर सकते हैं सारे, तो इसीलिए हम यदि पाइनएप्पल में इसको हम स्प्रे कर देंगे तो क्या होगा कि सारे पाइनएप्पल में एक ही साथ फ्लावरिंग आएगा, एक ही साथ फ्लावरिंग आएगा तो एक ही साथ फ्रूटिंग होगा, एक ही साथ फ्रूटिंग होगा तो ऑलमोस्ट सबका मैचुरेशन भी एक ही टाइम पर होगा। तो फ्रूट मैचुरेशन यदि सिंक्रोनाइज्ड होगा तो फार्मर को क्या बेनिफिट होगा, उस पूरे खेत से एक ही बार सारे पाइनएप्पल को निकाल करके मार्केट भेज देगा, खेत उसका खाली हो गया, फिर उस पर नया फसल लगा लेगा। तो इस तरह से पाइनएप्पल के फ्रूट राइपनिंग को सिंक्रोनाइज कराने में भी इथाइलिन का रोल होता है। ठीक है, तो ये सब है। अब देखो, अब ये सब, अब इसी में कुछ एप्लीकेशन की बात है, तो एप्लीकेशन में फ्रूट राइपनिंग हम पहले बता दिए, फ्रूट राइपनिंग कराने में इसका है। हाँ, अब यहाँ पर एक याद रखना, इथेफोन एक लिक्विड फॉर्म में आता है। देखो आजकल जो है ना, जो इथाइलिन से फल पकाने का काम जो हम लोग, या और भी जो इथाइलिन के जितने रोल हैं उसको हम लोग आजकल इथेफोन के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होता है, लिक्विड फॉर्म। और ये जो लिक्विड फॉर्म है इसको हम लोग 1 या 2 ml जो होता है ना पर लीटर के हिसाब से वाटर में मिक्स करके प्लांट पर स्प्रे करते हैं, और ये जो इथेफोन है ये प्लांट इसको रेडीली एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब ये केमिकल अंदर जा करके और बहुत धीरे 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 ये इथाइलिन को रिलीज करता है, और जो इथाइलिन का जो इफेक्ट है वो प्लांट पर स्लोली चलता रहता है। और यदि फल को हमें पकाना है तो भी हम लोग इथेफोन का यूज करते हैं। तो इथेफोन याद रखना, ये गैसियस फॉर्म में नहीं है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और इसी से बाद में इथाइलिन रिलीज होता है, फॉर्म होता है। समझ गए? तो फ्रूट राइपनिंग में है थीनिंग ऑफ कॉटन एंड चेरी। देखो बताए थे थीनिंग, ये थीनिंग क्या होता है? थीनिंग क्या होता है? थीनिंग होता है कि जैसे मान लो कि किसी प्लांट में एक्सेसिव फ्रूटिंग हो गया, किसी प्लांट में एक्सेसिव फ्रूटिंग हो गया, तो एक्सेसिव फ्रूटिंग होने से क्या होता है, फ्रूट का नंबर प्लांट में बहुत ज्यादा हो गया, और यदि ज्यादा हो गया तो नेचुरली उसका फ्रूट का साइज छोटा हो जाएगा, और यदि फ्रूट का साइज छोटा होगा तो क्या होगा, फार्मर को लॉस है, क्योंकि फ्रूट अगर स्टैंडर्ड साइज के होते हैं तो मार्केट वैल्यू उसका अधिक होता है, लेकिन यहाँ अगर फ्रूट का साइज अगर छोटा हो गया तो मार्केट वैल्यू कम हो जाएगा, फार्मर को लॉस हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में अब फार्मर क्या करते हैं कि उस प्लांट पर एक माइल्ड कंसंट्रेशन में इथाइलिन को स्प्रे कर देते हैं। तो देखो इथाइलिन के बारे में हमने यहां बताया था कि इट प्रमोट एब्सिशन, तो जो एब्सिशन फॉर्मेशन को फास्ट कर देता है, तो जो ऑलरेडी पहले से डिजीज, इन्फेक्टेड या अनहेल्दी फ्रूट्स होंगे उसमें जैसे ही थोड़ा सा भी एब्सिशन में फास्ट होगा वो टूट के गिर जाएगा। यानी मान लो कि प्लांट में अगर बहुत सारे फल लगे हैं तो उनमें से कुछ फल टूट के गिर जाएंगे नेचुरली, और बाकी जो फ्रूट्स हैं उनका साइज धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो फ्रूट के नंबर को कम करने का एक जो प्रोसेस है इसी को थीनिंग कहा जाता है। थीनिंग, समझ गए? टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम एनी प्लांट, किसी प्लांट से नंबर ऑफ फ्रूट्स को कम करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड थीनिंग। तो एनसीईआरटी वैसे कॉटन, चेरी इस सब का एग्जांपल दिया है कि इन सब में थीनिंग के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। एंड द लास्ट इज इंक्रीज यील्ड ऑफ कुकुम्बर। देखो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इथाइलिन का जो रोल है, इथाइलिन जो है इनमें फेमिनाइजिंग फीचर होता है, यानी ये फीमेलनेस को प्रमोट करता है।
इथाइलिन फीमेलनेस को प्रमोट करता है। तो अगर फीमेलनेस को प्रमोट करता है, यानी अगर मान लो कुकुम्बर है, तो कुकुम्बर मोनोइसियस प्लांट है या डाइसियस? कुकुम्बर मोनोइसियस है या डाइसियस? मोनोइसियस। उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो हैं एक ही प्लांट में अलग अलग पोजीशन पर होते हैं। तो जब हम कुकुम्बर में इसको हम स्प्रे करते हैं कुकुम्बर प्लांट पर, तो नेचुरली उसमें फीमेल फ्लावर का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, और यदि फीमेल फ्लावर ज़्यादा आएंगे तो फ्रूट भी ज़्यादा लगेगा, और फ्रूट ज़्यादा लगेगा तो ईल्ड ज़्यादा होगा। इसीलिए कुकुम्बर में ईल्ड को बढ़ाने के लिए हम लोग इथाइलिन का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लास्ट में ABA की बात कर लेते हैं। ये जो ABA है, एब्सिसिक एसिड, देखो ये इसको हम लोग और भी कुछ नामों से जानते हैं। ये ABA को हम लोग कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन इसीलिए कहते हैं क्योंकि मोस्ट एडवर्स कंडीशन में ये प्लांट को बचने में हेल्प करता है। स्ट्रेस हार्मोन एडवर्स कंडीशन में इसका फॉर्मेशन प्लांट में ज्यादा होता है और एडवर्स कंडीशन से प्लांट को बचाता है। और दूसरा कि यह जिब्रेलिन का बिल्कुल उल्टा काम करता है, बिल्कुल एकदम दुश्मन की तरह, यानी जिब्रेलिन जो काम करेगा उसका उल्टा करेगा ये ABA, इसीलिए इसको एंटी जिब्रेलिन भी कहा जाता है। ABA को एंटी जिब्रेलिन भी कहा जाता है। समझ गए? इसको हम लोग डॉर्मिन भी कहते हैं, क्योंकि डॉर्मिन ये डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है। अच्छा चलिए अब इसके डिस्कवरी की कुछ बात कर लेते हैं। इसका जो डिस्कवरी है, देखो यहाँ पर NCERT में लिखा है कि इन मिड 1960s, यानी 1960s के मिड में, यानी लगभग 1965 के आसपास 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग 3 तरह के 3 डिफरेंट टाइप्स के ग्रोथ इनहिबिटर को डिस्कवर किया। अलग अलग 3 अलग अलग ग्रोथ इनहिबिटर्स को उन्होंने डिस्कवर किया, और वो तीनों साइंटिस्ट ने उनका नाम भी अलग अलग रखा। किसी ने उसका नाम इनहिबिटर बीटा रखा, किसी ने एब्सिसन 2 रखा, किसी ने डॉर्मिन रखा। अब ये जो तीनों केमिकल हैं, जब इनका केमिकल स्टडी किया गया तो देखा गया कि अरे ये तीनों तो एक ही हैं, एक ही तरह के केमिकल हैं। तो अगर एक ही तरह के केमिकल हैं तो फिर इनका तीनों का अलग अलग नाम हम क्यों दें? चलो तीनों को एक ही नाम से हम जानेंगे, और बाद में इन तीनों को एक ही नाम दे दिया गया, दैट इज एब्सिसिक एसिड। एसिडिक नेचर था तो इसको एब्सिसिक एसिड नाम दे दिया गया। तो ये जो इसका डिस्कवरी है, इसमें यही है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब इसका प्रिकर्सर, ये नेचुरली भी बनता है और हम लोग लैब में सिंथेसाइज भी करते हैं। तो जो नेचुरल प्रिकर्सर इसका है वो एक ज़ैंथोफिल का टाइप है, वायोलाजेंथीन, यानी ये कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव है। क्या है बेटा? कैरोटीनॉइड, जो कि कैरोटीनॉइड्स के ही तो टाइप है, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, और ज़ैंथोफिल का एक टाइप है वायोलाजेंथीन। उस वायोलाजेंथीन से ये प्लांट में तैयार होता है। चलिए अब इसके कुछ फंक्शंस की बात करते हैं। देखो एक बात और यहां बता दें कि ABA जो है ये मोस्ट इफेक्टिव ग्रोथ इनहिबिटर है, यानी ये ग्रोथ इनहिबिटर जो है उसमें लगभग एक लौता है जो सारे ग्रोथ प्रमोटर को काउंटरैक्ट करता है। क्योंकि इथाइलिन भी है, लेकिन इथाइलिन के बारे में तो हमने क्या बताया था कि दोनों तरह के फीचर हैं। तो ये एकमात्र ऐसा PGR है जो प्योरली ग्रोथ इनहिबिटर है। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर इसके फंक्शंस की बात करते हैं। तो ये एब्सिसन, देखो इसका नाम जो है रखा गया एब्सिसिक एसिड, जो कि एब्सिसन लेयर के फॉर्मेशन को ये फास्ट कर देता है, प्रमोट करता है। प्रमोट एब्सिसन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, वहां पर उसको एब्सिसन लेयर के फॉर्मेशन को फास्ट कर देगा। प्रमोट डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स, देखो यहाँ पर जिब्रेलिन का बिल्कुल उल्टा काम कर रहा है, पहले ही बता दिए थे, एंटी जिब्रेलिन है ये। और जिब्रेलिन क्या करता था? सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करके जर्मिनेशन को प्रमोट करता था। यहाँ पर ये डॉर्मेंसी को प्रमोट कर रहा है, यानी सीड जर्मिनेशन को रोक रहा है। और सीड जर्मिनेशन को रोकने का कारण क्या है कि हमने बताया था जिब्रेलिन में कि जिब्रेलिन क्या करता है कि वह कुछ एंजाइम को एक्टिवेट करता था, जैसे कौन कौन, प्रोटीएज, एमाइलेज, और इसको ये क्या करता है? डीएक्टिवेट कर देता।
डीएक्टिवेट का मतलब है कि उसको एक्टिव नहीं होने देता है। तो नेचुरली अगर एक्टिव नहीं होगा एंजाइम तो उसके अंदर का जो सीड के अंदर जो स्टोर फूड है वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा, यानी सीड जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, सीड डॉर्मेंट स्टेज में रहेगा। क्लियर हो गया? अच्छा, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट प्रमोट स्टोमेटल क्लोजर, स्टोमेटा को क्लोज कर देता। और देखो बताए थे ये स्ट्रेस हार्मोन है, क्योंकि जब काफी ड्राई कंडीशन होता है तो प्लांट में अगर स्टोमेटा खुला रहेगा तो एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, तो प्लांट पत्तियां मुरझा जाएंगी, प्लांट सूख सकता है। तो ऐसे कंडीशन में जैसे ही एडवर्स कंडीशन हुआ, ड्राई कंडीशन हुआ, तो ये क्या करता है कि यह एबीए जो है सो इसका फॉर्मेशन फास्ट हो गया और स्टोमेटा को ये क्लोज कर देता है। और स्टोमेटा को क्लोज होते ही क्या होगा, जो ट्रांसपिरेशन है वो रुक जाएगा या स्लो हो जाएगा, और फिर से जो प्लांट अपना नॉर्मल हो गया, जो मुरझा रहे थे फिर से वो रिस्टोर कर लेगा। तो स्टोमेटा क्लोजिंग में इसका रोल है, और यानी रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। इसी का यूज एप्लीकेशन हम लोग एज एंटी ट्रांसपेरेंट कहते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट भी कहते हैं। तो प्रमोट सेनिसेंस, और ये सेनिसेंस को क्या करेगा, प्रमोट कर देगा, ठीक है, बाय रिटार्डिंग आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो ये सब इसके कुछ फंक्शंस हैं, और जो एप्लीकेशन है उसमें आप यही दो है, एक तो एंटी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए, कम करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, और दूसरा है कि चूंकि डॉर्मेंसी को ये क्या करता है, प्रमोट करता है, जर्मिनेशन को रोकता है। तो अगर स्टोरेज में जहां कहीं भी हम लोग ग्रेन्स को या ट्यूबर्स को स्टोर करते हैं स्टोरेज में, वहां पर बीच बीच में हम लोग इसको स्प्रे करते रहते हैं। जैसे मान लो कि अगर रेनी सीजन आ गया, तो रेनी सीजन में क्या होगा कि जो ग्रेन्स हैं या ट्यूबर्स हैं वो सब उन सब में स्प्राउटिंग हो जाएगा, वो सब जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगा, तो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। तो हम लोग बीच बीच में इसको स्प्रे करते रहते हैं, जिससे कि उसका जो जर्मिनेशन है वो रुका रहे, यानी डॉर्मेंसी उसका मेंटेन रहे, और वो जो स्टोर्ड मटेरियल है वो क्या रहे, सेफ रहे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम लोग आज इन पांचों पीजीआर को एक कंपैरेटिव वे में डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो ये कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा, और अगर न्यू हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के जो वीडियोस हैं वो हम रेगुलर डालते रहेंगे। और बाकी जो है सो कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा, या इसमें कुछ और तरह से भी हम आपको वीडियो बना के किस तरह का दें, ये सब आप थोड़ा कमेंट में बताइएगा। ठीक है बेटे, तो आज इतना ही रहा, नेक्स्ट डे हम लोग किसी और टॉपिक के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू।